Hello guys, so today we are going to discuss about chromosomal theory of inheritance. As we know कि हमें पता है कि मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड रेशियो था 3:1 वैसे ही उसका डाइहाइब्रिड क्रॉस था. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमको रेशियो मिला था 9:3:1 और उसका जीनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको बनाने को बोला था. आपने अभी तक बनाया या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बना के मुझे भेजना है. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं कि मेंडल सेड अबाउट दी फैक्टर्स. ही सेड that there are some factors which inherit the character and which have some special characters. So वो जो आगे बढ़ते हैं उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में, उसमें कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसको आज हम जीन बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो कोई पता नहीं था कि क्या था, क्या है, क्या नहीं. लेकिन उस वक्त उसने जब काम खत्म किया तब था 1865. He completed his work in 1865, but he did not recognized by anyone because first there are three reasons why he did not recognized by anyone. Because he told that the factors, he told about the factors, which means उसने बोला था कि जो इनहेरिट करता है वो फैक्टर्स है और फैक्टर्स एक दूसरे में से सेग्रीगेट होते हैं. और वो काफी थियरीज, उसने 3 रूल दिए थे, 3 लॉज दिए थे. डोमिनेंस का था, लेकिन ही कुड नॉट कैपेबल टू आंसर, he could not capable to answer some questions like where is these factors, कहाँ है ये फैक्टर्स, कहाँ है ये सब, और कैसे इनहेरिट होते हैं वो उसको पता नहीं था. ओके, सो वो ब्लेंड होते हैं जीन. उसके जो कॉम्पिटिटर थे, उसके साथ जो थे, जो साइंटिस्ट, वो उसको पूछते थे तो बता नहीं पाए कि ये जीन कहाँ पे है या फैक्टर्स कहाँ पे है, वो कैसे ब्लेंड होते हैं और XYZ. वो थियरी है, वो उनके कॉम्पिटिटर को पसंद नहीं आई, यानी समझ में नहीं आई. रादर मेंडल अपनी जगह पे सही थे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि ये क्या है. ही कुड नॉट आंसर. ओके, देन आगे, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन द सेकंड वन इज, उस वक्त कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, यानी अभी हमारे पास ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी चीज है, लेकिन उस वक्त ऐसे कोई सोशल मीडियास नहीं थे, ऐसा कोई मीडियम नहीं था जिससे जो इंफॉर्मेशन अभी जो वर्ल्ड वाइड, अभी कोई वर्ल्ड में कुछ भी छोटा सी बात होती है, छोटी सी बात, तो वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है. लेकिन उस वक्त ऐसी कोई संचार माध्यम नहीं थे, ऐसे हम बोल सकते, कोई मीडिया नहीं था. तो उसने जो काम किया था मेंडल ने, जो वो उसको किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि लेक ऑफ मीडिया, लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, लेक ऑफ उसमें कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसका काम किसी ने देखा ही नहीं. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि थर्ड क्वेश्चन ऐसा था कि उन्होंने बायोलॉजी में रिसर्च की थी. यानी हम सब जानते हैं कि जो लोग बायोलॉजी लेते हैं उसका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, और इनके जो भी काफी रेशियोज और वो सब थे वो काफी मैथमेटिकल थे, और मैथमेटिकल यहाँ स्टैटिस्टिकल थे. तो जो कोई भी पढ़ना चाहता था वो पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उसको हजम नहीं होता था कि ये मैथमेटिकल के जो सारे इक्वेशंस, और वो उसने 9:3:1 ऐसे सब रेशियो दिए थे, तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आता था. तो दिस इज द थर्ड थिंग कि क्यों मेंडल का जो काम था वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, क्यों मेंडल का काम आगे नहीं बढ़ पाया. क्योंकि मैंने बोला कि उसका जो वर्क था, ओके, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, एंड पीपल उसको पता नहीं कि क्यों ये वो पढ़ना नहीं चाहते थे ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा. सो देयर आर थ्री रीजंस कि वाई मेंडल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. ओके, देन उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन तो नहीं बोलते, तो धीरे धीरे उसमें नए रिसर्च आए, और आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने के बाद ये वो पूरा एक रिवोल्यूशन था कि माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ तब उसमें सेल देखे गए, सेल में न्यूक्लियस देखा गया, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मिले.
और अभी तक भी पता नहीं था कि ये क्रोमोसोम में क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन अभी तक वो कोई पता नहीं था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे रिसर्च किए गए, देन अलग अलग साइंटिस्ट आए, उसमें से द व्रीस थे, फिर शर्माक थे, वो काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसमें रिसर्च किया। इन ईयर 1900 ओके, सो 1900 में, यानी काफ़ी साल बाद, 35 ईयर आफ्टर द 35 ईयर लेटर, काफ़ी साल बाद इसमें रिसर्च हुआ इन ईयर ऑफ 1900, एंड देन धीरे धीरे रिसर्च हुआ। देन 1902 उसमें दो साइंटिस्ट आए, सो सटन एंड बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे। सटन एंड बोवेरी ने क्या देखा कि उन्होंने न्यूक्लियस, वो जो सेल था उसमें न्यूक्लियस में क्रोमोसोम देखा, और क्रोमोसोम के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देखा, और क्रोमोसोम के अंदर उन्होंने काफी ऐसी मूवमेंट देखी जो हम अगर मेंडल के लॉज देखें तो मेंडल के लॉज में हम क्या देखते हैं कि जीन है वो एक जनरेशन के बाद जब गैमेट में आता है तो गैमेट में सेग्रीगेट होता है। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस हो यानी दो अलग अलग कैरेक्टर हो तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी होता है। लेकिन ये बात थी जीन की। अब पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्रोमोसोम है, ओके, अगर कोई क्रोमोसोम दिया गया है तो आप सबको मालूम है कि ये क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए की जो सीक्वेंस होगी उसको हम जीन बोलते हैं, ये आपको मालूम है। द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ओके, द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज फंक्शनल, इट्स कॉल्ड जीन। सो डीएनए में जीन होता है, यानी क्रोमोसोम में जीन होता है। सो उसको पता नहीं था। मेंडल ने बोला था कि द फैक्टर्स और द अलील्स आर पेयर्ड, ओके, सो वो जीन है वो पेयर में होता है, ओके। देन सटन एंड ब्रोवरी के आने के बाद उन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के इन्वेंशन के बाद, कि जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। और बाद में पता चला कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर है। तो मेंडल ने जो भी कुछ बताया था कि जीन्स आर इन पेयर्ड, सो जीन्स पेयर में होते हैं और उसमें वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, ये सब जो अलील्स होते हैं, एक ही सिंगल कैरेक्टर के दो अलील्स होते हैं, वो अलग अलग गैमेट्स में सेग्रीगेट होते हैं। ये सब बात एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू सटन एंड ब्रोवरी, जिसमें क्रोमोसोम में भी दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम में आपको मालूम है कि क्रोमोसोम में क्या होता है कि आप मियोसिस पढ़े हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, अगर आप रिकॉल करें 11th का तो आपको पता है कि मियोसिस होता है। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये आपको बताएंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन, इसीलिए ये दो पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जाते हैं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि आपको माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पता होगा। सो व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस? पहले अगर हम देखें कि माइटोसिस है तो माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड है अगर, सो उसमें से जब सेल्स बनते हैं तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। कोई क्रोमोसोम मूवमेंट, यानी क्रोमोसोम मूवमेंट होती है लेकिन क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते। इन मियोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है, यानी हैप्लॉइड हो जाते हैं, इट बिकम हैप्लॉइड। नेक्स्ट, हैप्लॉइड होते ही हमें यह भी पता है कि ये कैसे हैप्लॉइड होते हैं। उसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है, उसमें जो क्रोमोसोम है वो हाफ होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। यानी हमको जो जीन में सेग्रीगेशन मिलता है वो क्यों मिलता है? क्योंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, इसलिए जीन भी सेग्रीगेट होता है। क्योंकि जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम ऑन अ स्पेसिफिक लोकस, कोई एक स्पेसिफिक लोकस पे ये जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे। सो अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा, क्योंकि क्रोमोसोम भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं,
जैसे जीन भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होते हैं, वैसे क्रोमोसोम होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस होते हैं। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस तो नहीं बोलते, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जब पैर में, ये जब पैर में होते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला दोनों है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम। इट विल सेपरेटेड इन मियोसिस 1, उसके बाद ये सेपरेट होते हैं एनाफेज में। ओके, ये मियोसिस 1 के बाद का है कि जब दोनों क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग सेल में सेग्रीगेट हो चुके हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सो मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं कि जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पैर में होगा तब ये सेग्रीगेट होगा डिफरेंट सेल में। सेग्रीगेट होने के बाद देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। हमको मालूम है कि कैपिटल T एंड स्मॉल t बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल और इंडिविजुअल। व्हेन गैमेट विल फॉर्म, तो एक गैमेट में कैपिटल T आएगा, दूसरे गैमेट में स्मॉल t आएगा। ये क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ। तो वैसे ही ये क्रोमोसोम अगर एक यहाँ पे कैपिटल T है और यहाँ पे स्मॉल t है, तो जब गैमेट बनेंगे तो एक में कैपिटल T जाएगा, दूसरे में स्मॉल t जाएगा। ओके, और वही पैरेलल अलग अलग गैमेट में सेग्रीगेट होगा। लेकिन इसके पैरेलल एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि जब मेटाफेज आएगा, तो मेटाफेज में सब इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे, तो सब इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे, देन स्पिंडल फाइबर्स आर स्ट्रेच द क्रोमोसोम और फ्रॉम द सेंट्रोमियर एंड इट विल सेपरेटेड इन डिफरेंट रीजन, पोलर रीजन, टुवर्ड्स द डिफरेंट पोलर रीजन। वैसे ही ये दोनों ऐसे खींचे जाएंगे यहां से, और क्या होगा कि ये ब्लैक वाला, अगर हम कलर की बात करते हैं, ये ब्लैक वाला और रेड वाला खींचे जाएंगे और वो एक सेल में आएंगे। वैसे ही उसके होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे उसके साथ जो एलील्स होंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स के, वो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यानी 2 सेपरेट हो जाएंगे। देन इट विल देन मियोसिस 2 होने के बाद जब 4 सेल्स, जर्म सेल्स बनेंगे, तब इसमें एक ये सब हैप्लॉइड है, तो इसमें सारे डिवाइड होंगे और ये दोनों सेल में आ जाएंगे और यहां से ये दोनों इस सेल में आ जाएंगे। सो दिस इज दी वन पॉसिबिलिटीज। जब मेटाफेज 1 होगा तब सब इक्वेटोरियल प्लेन पे होंगे, तब क्रोमोसोम है वो कैसे खींचेगा, सेग्रीगेट होगा। उसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखें तो ब्लैक एंड रेड है वो एक ही सेल में सेग्रीगेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ब्लैक और ग्रीन एक सेल में सेग्रीगेट होता है, ब्लू और रेड दूसरे सेल में सेग्रीगेट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दिस डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक जीन के साथ ये दूसरा जीन रहेगा और एक जीन के साथ दूसरा जीन रहेगा। यानी यहाँ पे हम मेंडेलियन क्रॉस देखे, डायहाइब्रिड क्रॉस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिखूंगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r जब होता है साथ में, यानी ये सिचुएशन को आप देखें तो उसमें से आगे जाकर हमें ऐसा गैमेट भी मिल सकता है, कैपिटल Y कैपिटल R, और एक गैमेट ऐसा भी मिल सकता है कैपिटल Y स्मॉल r। यानी एक कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ, दूसरा रिसेसिव हुआ। तो ये जीन, ये गैमेट हमें कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ जीन का। कैपिटल, एक कैरेक्टर का कैपिटल है, दूसरे कैरेक्टर का स्मॉल है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुआ। कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुआ? क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है और देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, और दोनों पॉसिबिलिटीज में जीन क्रोमोसोम है वो अलग होते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। सो जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं तब जीन्स भी ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। यानी अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारी जो क्रोमोसोमल थियरी है वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोसोम्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट जब मेंडल ने फैक्टर्स बोला था तो अब फैक्टर्स को निकाल के हम वहां पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? क्रोमोसोम। ओके, द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, बट नाउ वी कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, बिकॉज सटन एंड ब्रोवरी ने ये बताया उनके क्रोमोसोमल थियरी में कि जैसे जीन में मेंडल ने जैसे जीन्स को बोला था कि ये सेग्रीगेट हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे
क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है और क्रोमोसोमल मूवमेंट की वजह से क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो सकते हैं। और इसके बारे में काफी सटन एंड बोहरी के बाद काफी रिसर्च हुआ और उसके ऊपर जिन्होंने रिसर्च की उनका नाम था T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने ड्रोसोफिला ली, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एंड ये ड्रोसोफिला में उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे और उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया ड्रोसोफिला में। जैसे मेंडल ने स्वीट पी में किया था वैसे ही इन्होंने ड्रोसोफिला को लैब में लिया और उनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए और उनके ऊपर से वो काफी डिफरेंट वेज में काफी नए रूल लेके आए कि जो रूल्स मेंडल के उसमें नहीं थे, ये यहाँ पे काफी नई वेराइटीज मिली, लेकिन वो हम अभी नहीं लेंगे, यहाँ तक हम इतना ही लेते हैं। सो इफ यू सी द पिक्चर ऑफ द सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मैं जीन की बात नहीं कर रहा, मैं क्रोमोसोम बोल रहा हूं, क्योंकि जो बात जीन में यानी फैक्टर्स में मेंडल ने बोली थी वही बात यहाँ पे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में सटन एंड ब्रोवरी बोलते हैं क्रोमोसोम के बारे में कि ये है क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, उसी वजह से ऐसा रिजल्ट हमको मिलता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी मिलती है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी मिलती है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन यानी ड्यूरिंग मियोसिस। ओके, सो ये वेरी इजी है। आप अगर टेक्स्ट बुक देखें तो आपको ये क्रोमोसोम एक रेड और एक येलो दिया गया है, ये मैंने ब्लैक और ब्लू लिया है उसमें। सो रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली एंड इफ यू हैव डाउट देन कॉल मी। ओके, आपको पता ही है। ओके, सो यहां तक रखते हैं। ये है क्रोमोसोमल थियरी, बहुत इजी है। मेंडल ने जो बोला था वही बोला, लेकिन क्रोमोसोम में बोला था। और मेंडल क्यों रिकॉग्नाइज, मेंडल का जो इतना सारा काम था वो क्यों किसी को याद नहीं है और क्यों किसी ने नहीं देखा उसको पहले, उसके 3 रीजन थे, वो भी मैंने आपको बताया। सो ये है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम आगे उसके बाद हम T.H. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पे आगे बढ़ेंगे, यहां तक रखते हैं। ओके, बाय।